इंडिया दैट इज भारत गठबंधन को बचाने का मुझे लगता है कि पहला और आखिरी रास्ता है। किसी को लगता था कि जो माननीय काशीराम जी का और नेताजी जो काम अधूरा छोड़ गए थे, क्योंकि देखिए जब आरक्षण पे हमला नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ और इस समय मेरे साथ अमीक जमई साहब हैं जो कि समाजवादी पार्टी में नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। अमूमन रोजाना हर टीवी चैनल पर ये बैठते हैं और नेशनल मीडिया में और तमाम जगहों पर अपनी बात रखते हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं। हमारे बहुत अच्छे अजीज दोस्त भी हैं। और सर, स्वागत है आपका राजपथ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज हम उनसे बात करने वाले एक सेशन के बारे में, और ये मतलब आप सब लोग अगर अमित जमाई को जानते होंगे तो इनका जो बैकग्राउंड जुड़ा रहा है वो मतलब आंदोलन से, और जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है उससे, जो मेनली बहुजन आइडियोलॉजी होती है उससे। तो आज हम इनसे बात भी करने वाले हैं कि जो बहुजन आइडियोलॉजी में इनका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा और इनकी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी में जो आजकल हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि जो 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव है, उसमें जो बहुजन आइडियोलॉजी है और जो दलित वोटर है वो बड़ा फैक्टर है। क्योंकि हम देख सकते हैं भाजपा वो अपने खेमे में करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस राहुल गांधी देखें दलित पिछड़ा प्रतिनिधियों की बात करते हैं, हम समाजवादी की बात करें तो वहां पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात होती है। इसी चीज पर बात होगी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सर, मेरा सवाल यही रहेगा कि वो राहुल गांधी, शुरुआत राहुल गांधी से करते हैं, वो राहुल गांधी जो 19 के चुनाव में जनेऊ पहने हुए थे और खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते थे, एकदम से क्या परिवर्तन उनमें आया कि वो एकदम से मतलब जो दलित पिछड़ों का प्रतिनिधित्व है उसकी बात करने लगे मीडिया में भी, और तमाम पूरे मतलब रिप्रेजेंटेशन जो ब्यूरोक्रेसी में है, लेजिस्लेचर में है। ऐसा क्यों हुआ, मतलब एकदम से बदलाव क्यों? देखिए हमारा ये मानना है कि जो धर्म और मजहब है ये बहुत ही निजी विषय है और हम सोशलिस्ट लोग धर्म को राजनीति में इसकी चर्चा नहीं करते। वो उनका निजी विषय है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन सोशलिस्टों के हमेशा प्रेशर में, आप आचार्य नरेंद्र जी से आप शुरू करिए। जब सोशलिस्टों ने ठीक आज़ादी के बाद जो इस देश में धन और धरती का जो बंटवारा था, जो एक डिस्पैरिटी थी, और इवन एक्सट्रीम तक सोशलिस्टों कम्युनिस्टों का एक ग्रुप था जिन्होंने कहा कि ये आज़ादी झूठी है, क्योंकि एक पावर ट्रांसफर हुआ था। और जो एक्चुअल जो आज़ादी का मतलब था, समता का जो मतलब था, और वो लोग महसूस नहीं कर रहे थे कि जो उसमें कमज़ोर, शोषित, वंचित, मजदूर, किसान वर्ग हैं, उनका जो अधिकार है वो नहीं दिख रहा था। सो आशा नरेंद्र जी ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जी से शुरुआत होती है और तभी से उन्होंने सेंट्रिस्ट पार्टी को, कांग्रेस को मुद्दों पर प्रेशराइज करने का भी काम उन्होंने मुसलसल जारी रखा। फिर वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बाद अलग अलग पार्टियां, सोशलिस्ट पार्टी आई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आई, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी आई, फिर सोशलिस्ट पार्टी ने काम किया, फिर समाजवादी जनता दल बना। इस तरह से एक लंबा सफर है। माननीय अखिलेश यादव जी जो भारत के आज जो चंद युवा हैं जिनके हाथ में कल इस देश को जाना है, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जातिगत जनगणना को लेकर 19 के बाद एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से समाज की एक्सरे ही नहीं, उसकी एमआरआई कराने का प्लानिंग करा उन्होंने। और हम ये देखते हैं कि उनकी जो सोशलिस्ट अप्रोच थी उसका असर कहीं ना कहीं देश की पार्टियों पर भी। प्राइम मिनिस्टर को भी बोलना पड़ता है कि वो पिछड़े समाज से आते हैं। जी फिर हम देख रहे हैं कि राहुल जी, अखिलेश यादव जी का जो इशू है नए सिरे से जो उन्होंने खड़ा किया कि वो जातिगत जनगणना पर बहुत स्ट्रांग स्टैंड ले रहे हैं, जबकि हमारे बहुजन समाज के लोग जानते हैं, पिछड़े समाज के लोग जानते हैं कि कास्ट सेंसस हमेशा जो रोका गया वो पूर्व में कांग्रेस के जरिए ही रोका गया, उसके आंकड़े बाहर नहीं आए। जी लेकिन जब अखिलेश जी ने 19 के बाद एक बहुत ही आक्रामक लड़ाई, क्योंकि अखिलेश जी एक बहुत ही वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड और डाइवर्सिटी पर और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर उनका ये भरोसा है कि जो भी संविधान में पिछड़ गया है, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, पिछड़े हों, मुसलमान हों, माइनॉरिटीज हों, उन सब के सवालों पर, सोशियो इकोनॉमिक सवालों पर रेडिकली काम करने की जरूरत है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि
इन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया हम्म। और महिला आरक्षण बिल, ओल्ड पेंशन स्कीम, ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम का प्रोग्राम, इनिशिएटेड बाय अखिलेश यादव जी, और जातिगत जनगणना। बातें तो बहुत पहले से हो रही हैं, बट जो रैलियों की शक्ल में हम तो बतौर वर्कर हम देख रहे हैं 2019 के बाद से कि उन्होंने चुनाव का मुद्दा देश को डेवलप करके दिया। अब जो महिला आरक्षण में जो पीडीए का फॉर्मूला माननीय नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी चाहते थे, लालू जी देखना चाहते थे और शरद जी देखना चाहते थे, आखिर आज उस मुद्दे पर देश की सभी पार्टियां 27 साल जो होल्ड रहा, समाजवादियों की जिद यही थी कि जो पत्थर तोड़ने वाली जो एक बिहार से एक महिला है वो उसमें कैसे आएगी, ये फुलनिया कैसे इसमें उसको प्रतिनिधित्व मिलेगा उनके समाज के लोगों को। जी। इसीलिए नेताजी ने भी और अखिलेश जी ने भी बहुत ही स्ट्रांग कि हम कोई कंप्रोमाइज इन सवालों पे नहीं करेंगे। अच्छा हुआ कि आज कांग्रेस जिसने भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर इसको रोका हुआ था, आज उन्होंने इंडिया गठबंधन के ही जरिए अखिलेश जी का जो एक फोर्स एजेंडा था उस पर वो लोग आए। लोकतंत्र में मुझे लगता है कि ऐसा ही होता है, सोशलिस्टों ने एक शुरू से एक जिम्मेदारी निभाई है और उन्होंने अपनाया है, तो बहुत अच्छी बात है। आपने बात कही कि ये सपना समाजवादियों का रहा। मैं आज एक चीज देखता हूँ कि समाजवादी जो विचारधारा है, लोहिया उसमें रहे और उसके बाद अब तमाम मुलायम सिंह, अखिलेश यादव। आजकल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स जो है वो बहुजन आइडियोलॉजी की तरफ बहुत ज्यादा जा रही है। अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी तो उनको शुरुआत से लोग मानते रहे हैं, लेकिन काशीराम तक अब अखिलेश यादव मंचों से वो नारा जो पुराने वाला था कि मिले मिले मुलायम काशीराम, तो क्या बसपा के साथ कुछ गठबंधन की बात चल रही है या फिर काशीराम के जरिए जो बहुजन वोटर है उसको साधने की कोशिश हो रही है? मैं आपको ऐतिहासिक तौर पे बता रहा हूं कि अखिलेश यादव जी का जो कदम जिस तरफ जा रहा है वो तमाम तबके जो बहुत ही कमजोर हैं, बहुत ही दबे कुचले हैं, उनके दिल में कोई विभेद नहीं है कि कौन दलित है और कौन पिछड़ा है। वो बहुत उनके लिए उनके दिल में एक जगह है और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि देश के युवा आज बाबा साहब को मानने वाले लोगों को अपना समझते हैं और ये कि जो वीकर डिप्राइव सेक्शन है उसमें तो दलित पिछड़ा सब है, मुसलमान भी हैं। तो जो हमारे भारत के संविधान का सपना था, प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी, रिप्रेजेंटेशन, आखिर आप देखिए कि जब सोशलिस्टों ने शुरुआत करी तो शुरुआत में ही ये बात साफ हो गई थी कि संसोपा ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने उस जमाने में जो ख्वाब देखा था कि संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60, उसके बाद लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप जानते हैं कि कितनी जाने गई सोशलिस्टों की, कितनी हत्याएं हमारे नेताओं की उस जमाने में हुई, क्या क्या हमें डकैत नहीं कहा जाता था, सिर्फ इसीलिए कहा गया कि जो भूमिहीन थे, जो लैंडलेस थे, उनको धरती का जो टुकड़ा है वो भी उसके बराबरी के हैं। ये सपना सोशलिस्टों ने देखा। तो अखिलेश जी, आशा नरेंद्र देव जी, डॉक्टर राम लोहिया, मधुलिमय साहब, इनकी लाइन को बहुत ही रेडिकली उस अपनी जिंदगी में उन्होंने उतारा है, उस चीज को समझा है कि हमें रास्ता हमारा यही है। अब जबकि हम ये देखते हैं कि क्योंकि हमारी जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये हिस्टोरिकली एक दूसरे के साथ काम करना चाहते थे। कांग्रेस से तो झगड़ा था, दोनों अंबेडकर जी का था और लोहिया का भी था। इन दोनों में कुछ चीजें थी समाज को साथ बांधने की जो नहीं हो पाई थी। तो माननीय अखिलेश जी ने 19 से पहले उनको इस बात को उन्होंने बहुत ईमानदारी से वो इस कदम को उन्होंने आगे बढ़ाया कि हमें इन समाज को, उस काम को हमें विचारधारा पर एक करना है। और 19 में हमें बड़ी खुशी है, अनुसूचित वर्ग के लोगों ने भी अखिलेश यादव जी को बहुत प्यार दिया और एक विश्वास जताया, और वही विश्वास अखिलेश यादव जी ने भी दलित समाज पर उन्होंने विश्वास जताया। तो एक संबंध डेवलप हुआ
और उस संबंध पे अखिलेश जी को लगता था कि जो माननीय काशीराम जी का और नेताजी जो काम अधूरा छोड़ गए थे, क्योंकि देखिए जब आरक्षण पे हमला होता है तो पिछड़े और दलित पे अलग अलग हमला नहीं होता है। एक साथ होता है। जब आरएसएस का चाबुक चलता है तो वो ये देख के नहीं चलता है कि वो पाल पे चल रहा है कि निषाद पे चल रहा है कि यादव पे चल रहा है। जब नौकरियों पे हमला होता है, जब निजीकरण होता है, तो वो सब पे हमला होता है। तो अखिलेश जी चाहते हैं कि जो भारत का जो भविष्य है, जो कल है, हमें चलना है भारत के संविधान पे, बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है। हमें चलना है कि जो ऐसे तबके जिनको लगता है कि कोई अगड़ गया, कोई पिछड़ गया, तो जो पिछड़ गया तो हम ऐसा क्यों ना करें कि एक समाज का एमआरआई हो जाए। जो जातिगत जनगणना का जो सवाल, अब आप सोचिए कि अखिलेश जी ने 19 में जिस तरह से जिस लेवल पे जातिगत जनगणना का सवाल उठाया, देखा जाए तो बिहार में उन्हीं के विचार पर आदरणीय नीतीश जी ने उस जातिगत जनगणना को कहा कि देश में एक मॉडल पेश किया। अब जब हमें मालूम है कि समाज में कहां पे कमजोरी है, कहां पे रिप्रेजेंटेशन में कमी है, तो आरक्षण की सीमा का एक तरीका वहां पे निकाला गया, एक प्रोविजन निकाला गया कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। फिर हमने यहां पे देखा कि उस पूरी जातिगत जनगणना में ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज की हालत मुस्लिम मेहतर से बदतर है। तो हम शिक्षा में, नौकरी में कहां पे किस समाज को आगे ला सकते हैं, क्योंकि समाज को सबको आगे बढ़ना है जो पिछड़ गया है। तो जातिगत जनगणना के सवाल पे अखिलेश जी को ऐसा लगता है कि पूरे देश में नए सिरे से जातिगत जनगणना कराकर समाज का एमआरआई होना चाहिए। मतलब एक तरीके से ये कहना तो चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी समाजवादी जो राजनीति है भारत के भविष्य की, अखिलेश जी ने जो इमेजिनेशन करी है, उसमें दलित, पिछड़ा, मुसलमान एक लाइन में खड़ा हुआ है। इवन हम लोग कभी कभार पीछे बैठ जाते हैं कि कोई अनुसूचित वर्ग का है तो उसको प्रतिनिधित्व जो पीछे रह गया वो और आगे आ जाए। तो इस रास्ते पर जो पीडीए का फॉर्मूला है, जो उन्होंने एक टर्म दिया है पीडीए का फॉर्मूला, तो पीडीए का ही फॉर्मूला इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया दैट इज भारत गठबंधन को बचाने का मुझे लगता है कि पहला और आखिरी रास्ता है। पीडीए फॉर्मूला अखिलेश जी दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का फॉर्मूला पीडीए नहीं नजर आता। वो अपना अलग दलित पिछड़ा लेकर चल रहे हैं। तो क्या मतलब सामंजस्य बनेगा, नहीं बनेगा, अलग जाएंगे? क्योंकि आजकल तो अलग जाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सोशलिस्टों ने, मैंने आपको बताया कि नेहरू जी के जमाने से कांग्रेस सीधे रास्ते पे चले, तो उन्होंने हमेशा साथ में रहकर यूनिटी और स्ट्रगल के फॉर्मूले पर कि जो मेजर बातें हैं देश की उस पर यूनिटी और स्ट्रगल, जब वो रास्ता कोई लेफ्ट राइट रास्ता वो बदलते हैं, तो हम उसी रास्ते पर, हमें भरोसा है कि आज यूनिटी इस सवालों पर है कि ये देश, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की डेमोक्रेसी, हमारे जो असंख्य शहीद और वीर थे, जो उनका जो सपना था, वो जिसको नरेंद्र मोदी की सत्ता चुनौती दे रही है, उन सवालों पे यूनिटी करके पहले हम इस देश को बचाएं। उसके बाद एक ऐसा प्रोग्राम भारत के लोगों के लिए प्लान, जैसे मानिए अखिलेश जी, हम सब लोग सेंटर लेवल पे हम ये समझते हैं कि देश में जातिगत जनगणना का सवाल सबसे पहले है। उसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला बहुत अहम है जी। तीसरा ये है कि जो लैंडलेस है, जमीनों की का बंटवारा नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, करोड़ों करोड़ लोग जो अनुसूचित वर्गों में हैं, उनके पास लैंड होल्डिंग नहीं है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इन सब सवालों पर अखिलेश जी और हम सब लोग ये समझते हैं कि पहले हमारी जिम्मेदारी कि हम देश को बचाएं, और साथ साथ में एक ऐसा प्रोग्राम जैसे यूपी 1 का प्रोग्राम बना, यूपी 2 का प्रोग्राम बना, उन दोनों प्रोग्राम्स में माननीय नेताजी ने, आप देखें तो समाजवादी पार्टी ने कोई मंत्रालय नहीं लिया था। यूपी 1 में सांप्रदायिक शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देने के एवज में, उनको सत्ता से बाहर ढकेलने के एवज में हमने सरकार बनवाई और देश के सामने एक कॉमन मिनिमम टर्म का प्रोग्राम आया, सीएमपी जिसको बोलते हैं। तो हमारा मकसद फिलहाल यही है कि लड़ाई हमारी बीजेपी आरएसएस से है, कांग्रेस से मतभेद नीतियों के आधार पर है, मतभेद थे, हैं और रहेंगे। और हमें लगता है कि जो अखिलेश यादव जी जो देश को विजन दे रहे हैं, वो आज पूरे मुल्क में वो विजन जा रहा है।
अब आप देखिए कि स्टालिन साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, वो मरहूम वीपी सिंह साहब जो हमारे वज़ीर आज़म रहे, उनके नाम पे एक बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण होना है, जिसमें देश में सब लोग जा रहे हैं। माननीय अखिलेश जी भी इनवाइटेड हैं। तो अब जो सोशल जस्टिस की सबसे बड़ी भारत में जो इमेज आज डेवलप हुई है एक नेता की वीपी सिंह के बाद, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी की इमेज ईमानदारी तरीके से सबसे बड़ी भारत में इमेज है, जो वो सोशलिस्ट एजेंडे को पूरे भारत में उस पॉलिटिक्स को ले जाने का काम कर रहे हैं और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस जो अभी हाल ही में चुनाव होंगे, अभी मध्य प्रदेश चुनाव हुए, अब लोकसभा चुनाव की तैयारी है। दो दल हैं उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। विपक्ष में भी दोनों आमने सामने रहते हैं, कभी साथ में आ जाते हैं। देखा जाए तो मुख्यतः दोनों की आइडियोलॉजी भी सेम देखी जाती है, समाजवाद और बहुजन आइडियोलॉजी जो है। साथ क्यों नहीं आ रहे हैं, और क्या 2024 के चुनाव में इनके साथ आने कुछ आसार आपको लग रहे हैं? देखिए, जो पूर्व का तजुर्बा है, उत्तर प्रदेश के सभी हमारे बहुजन समाज के लोग जानते हैं कि बहन जी राज्यसभा लोकसभा में 0 पे थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे यहां बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि बीएसपी को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि 0-0 है, तो आप ओवरऑल समाजवादी पार्टी हो। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी को लगता था कि नहीं, अभी जो मान्यवर काशी राम जी का काम है वो अधूरा है, हम लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि बसपा को ज्यादा फायदा हुआ, वोट ट्रांसफर हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी का बहुत नुकसान हो गया। हम 5 लोकसभा ही सिर्फ जीत पाए लोकसभा हमारे चुनाव में। तो ये अखिलेश जी की सॉलिडारिटी थी कि काशीराम जी का जो आंदोलन जो बिल्कुल घुटने पे आ गया है, राज्यसभा लोकसभा में 0 रिप्रेजेंटेशन है, तो अखिलेश यादव जी ने ईमानदाराना तरीके से अपने वोटर्स कैडर्स को कन्वर्ट करा के बसपा का जो प्रतिनिधित्व है वो संसद में पहुंचा। लेकिन बहन जी ने, आई हैव नो आइडिया, मैं इसका जवाब मेरे पास नहीं है कि उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया गठबंधन से। उसके बावजूद भी माननीय अखिलेश यादव जी का ये मानना था कि बहुजन समाज पार्टी पे, मायावती जी पर, बहन जी पर कोई भी टिप्पणी समाजवादियों की तरफ से नहीं होगी। लेकिन अक्सर आपके यहाँ से होती रहती है। हमारे यहाँ से कभी नहीं। बहन जी पे कोई भी टिप्पणी, ऐसी टिप्पणी कि जो नहीं की जानी चाहिए, वो हमेशा से गठबंधन में कोई टिप्पणी नहीं हुई। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इंडिया गठबंधन में हमारे जो बड़े लोग बैठे हैं, अभी तो माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की डिसीजन उनको लेना है कि कौन कौन साथ में होगा, और बसपा आएगी कि नहीं आएगी, ये इंडिया दलित भारत जो हमारा गठबंधन है वहां पे तय होगा, और वहां पे जो तय हो जाएगा वो माननीय अखिलेश जी को, हम सब लोगों को एक्सेप्ट है। उस पर हम लोग इस बड़ी लड़ाई को हम लोग लड़ना चाहते हैं। विवेक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, समय बहुत कम है। थैंक यू सो मच। और आपको ये जो टॉक शो है, जो बातचीत है, ये कैसी लगी, हमको कमेंट कर जरूर बताइएगा। तमाम इस समय जो बहुजन आइडियोलॉजी को लेकर देश में विचारधारा चल रही है, बात चल रही है, कांग्रेस का पक्ष चल रहा है, भाजपा का पक्ष चल रहा है, और देखकर अच्छा लगता है कि जो बहुजन आइडियोलॉजी है और जो समाजवाद की बात आज इस देश के वो दल कर रहे हैं जो कभी सामाजिक न्याय को लागू नहीं होने देना चाहते थे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होने देना चाहते थे, आरक्षण के विरोधी नजर आते थे, लेकिन आज वो लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी, वो कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा राज को। थैंक यू।